हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू कर रहे हैं और ये अपनी जीएस की पीवाईक्यू है। तो आपको पता होगा कि हम एक सेशन स्टार्ट किए हैं, सीरीज अपनी एक चल रही है जिसमें मैथ का पीवाईक्यू, रीजनिंग का पीवाईक्यू, हिंदी का पीवाईक्यू, जीएस का पीवाईक्यू और एक पांचवा, इन चारों को ऐड करके एक पीवाईक्यू, यानी दिन में अपनी 5 वीडियो आ रही हैं चारों पीवाईक्यू की सब्जेक्ट की और एक मिक्सचर। तो आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, तो ये 2025 का पीवाईक्यू है 2026 के लिए। तो देखिए, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025, ये 4 फरवरी का शिफ्ट 1 का पेपर है, 4 फरवरी शिफ्ट 1 का है, जिसमें आपको जीएस में 20 क्वेश्चन आए थे। उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले अपना देख लीजिए कि हम पढ़ने वाले कैसे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि इस एग्जाम्पल, ये बस पहले समझ लीजिए कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले और इसको कैसे कवर करेंगे ताकि हमारे फायदेमंद हो और बाकी वीडियो से ये वीडियो क्यों अलग है। तो देखिए, इसमें भारत में एशियाई खेल के बारे में पूछा है कि कहाँ आयोजित हुए थे। पहले वाले, अगर आपने नई दिल्ली मार दिया, ठीक है, आपने हम मार दिया, रट्टा मार लिया, हो गया। अगर इसने पूछ लिया कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कहाँ हुए थे, तो वहाँ पे आप चुप जाएंगे तो आपका पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो गया। एशियाई खेल से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो जिस टॉपिक से पूछेगा मैं उस पूरे टॉपिक को ही क्लियर कर दूंगा, ताकि उस टॉपिक से अगर रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसे कर पाएंगे। जैसे एशियाई खेल पूछा, मैंने एशियाई खेल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में आते हैं सब पीवाईक्यू। आप कहेंगे कि गूगल से, तो देखिए भाई, मैंने ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से। पहले तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको पता है, और ये सब डाटा मैंने कहाँ से लिया। आप गूगल पे सर्च कीजिए एशियाई खेल इन टेक्स्ट बुक। उसके बाद टेक्स्ट बुक में जहाँ से भी एशियाई खेल से जिस जिस एग्जाम में पीवाईक्यू आए होंगे, मैंने एसएससी का लिया है बस कांस्टेबल लेवल तक, सीजीएल सीपीओ के इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो वहाँ से मैंने ये सभी क्वेश्चन को कॉपी किया जो पहले पूछे जा चुके हैं। एक में पूछा था कि जो सेकंड वाला है, जो दूसरी बार हुआ था वो कब हुआ था, उसको मैंने लिया। एक में पूछा था कि जो अप्पू है वो अप्पू क्या चीज़ है, एक क्वेश्चन में आया था कि जो सेकंड अप्पू है वो क्या चीज़ है, हाथी है, घोड़ा है क्या, तो वहाँ पे हाथी, तो मैंने बस पीवाईक्यू लिया है। तो उम्मीद है आपको अपना समझ में आ गया कि हम इस वीडियो में कैसे पढ़ने वाले। जिस टॉपिक के बारे में पूछेगा वो टॉपिक ही हम पूरा खत्म कर देंगे, ताकि उससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे? चेन्नई, दिल्ली, पटियाला, ग्वालियर। तो देखिए, पहले एशियाई खेल के बारे में हम देखने की है क्या। तो देखिए, एशियाई खेल ये कितने साल में होते हैं, तो ये प्रत्येक 4 साल में होते हैं। और ये इसे कौन करवाता है, कौन सी संस्था इसे करवाती है, तो इसे एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती है। देखिए, भारत में लग 2 बार हुए हैं। आप डायरेक्ट देखिए, प्रथम आयोजन पहली बार भारत में नई दिल्ली में हुआ था, 1951 में पहली बार हुआ था। जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पहली बार कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, तो प्रथम आयोजन 1951 नई दिल्ली में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कुवैत सिटी है, जो कि कुवैत में पड़ता है। इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो एवर ऑनवर्ड यानी एवर ऑनवर्ड, इसका ये आदर्श वाक्य था, जिसको हम मोटो कहते हैं, एवर ऑनवर्ड। ठीक, भारत में कुल कितने आयोजन हुए एशिया खेल के, तो भारत में टोटल 2 बार, कुल 2 बार भारत में एशिया खेल के आयोजन हुआ है। पहली बार हुआ था 1951 में नई दिल्ली में, और दूसरा 1982 में। 2 बार आयोजन हुआ है। एग्जाम में इस बार इसको पूछा है, हो सकता है इस बार 1982 वाले को पूछ ले, इसलिए हमें पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। एशिया खेल से कई क्वेश्चन आए, इसलिए इस शिफ्ट में कई क्वेश्चन आए सभी। अगर इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं एशियाई खेल वाले को, तो इसी शिफ्ट में नीचे पूछा एशियाई खेल के बारे में भी, आप वहाँ से भी उसको अच्छे से कर लेंगे। भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। प्रथम 1951 जो क्वेश्चन में पूछा है, और उसके बाद जो अगला किया था वो 9वां एशियाई खेल था, जो 1982। भारत ने पहली बार किया था प्रथम एशियाई खेल 1951, और एक 9वां एशियाई खेल किया था 1982 में। आयोजन तिथि इसकी क्या थी, तो तिथि नहीं पूछता, आप बस इतना याद रख लीजिए कि पहला 1951 में हुआ था मार्च में, और जो 9वां है वो 1982 में हुआ था नवंबर से दिसंबर तक। मेजबान सर पहले में नई दिल्ली थी, और दूसरे में भी नई दिल्ली थी, दोनों बार नई दिल्ली में हुई थी। ठीक, कभी भी पूछिए आप नई दिल्ली आंख बंद करके मार दीजिएगा। आदर्श वाक्य क्या था, मोटो क्या था, तो एवर ऑन वर्ड था पहले वाले में। इसका अर्थ होता है हमेशा आगे। ठीक, और जो 9वां हुआ था भारत में, जो सेकंड टाइम हुआ था, उसका था मैत्री और भाईचारे के लिए था इसका मोटो। ठीक, शुभंकर क्या था, तो देखिए उस टाइम जब 1951 में पहली बार हुआ था, उस टाइम शुभंकर उस खेल में नहीं था। शुभंकर को नहीं ऐड किया गया था, शुभंकर नहीं होता था उस टाइम इस खेल में। लेकिन जब 9वें टाइम हुआ तो उस टाइम शुभंकर सब शुरू हो चुके थे उससे पहले ही। तो उसमें अप्पू था, और अप्पू क्या है, ये एग्जाम में पूछा था।
तो अप्पू एक छोटा हाथी है, जो अपना शुभंकर था वो अप्पू था, एक छोटा हाथी है। ठीक, इसका प्रतीक क्या था? तो देखिए चमकता सूरज था 11 छल्लों के साथ। ये भी एग्जाम में पूछा, मैंने PYQ उठाया है कि जितना भी एशिया से आया है, जो ये खेल से एशिया खेल से है, उन सभी को मैंने कलेक्ट किया है। तो इसका प्रतीक था चमकता सूरज, ये एग्जाम में आ चुका है 11 छल्लों के साथ। और जो 1981 में हुआ था, जो 1982 में हुआ था, उसका प्रतीक था मिस्र यंत्र, यानी जंतर मंतर का प्रतीक, उसको मिस्र यंत्र बोलते हैं। इसका अर्थ होता है जंतर मंतर का प्रतीक। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो आपको पता है कि 1981 में, सॉरी 1951 में जो थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने उद्घाटन किया। और जो 1982 का है, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, तो उन्होंने उद्घाटन किया, यानी दोनों टाइम राष्ट्रपति उद्घाटन किए। इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके बाद 82 में जैल सिंह थे, तो उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक, अब देख लेते हैं थोड़े से विवरण। प्रथम एशियाई खेल जो 1951 में हुए थे, वो किस स्टेडियम में हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नेशनल स्टेडियम में हुआ था, जिसको मेजर ध्यानचंद कहते हैं, और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो आपसे स्टैटिक जीके में पूछते हैं ना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का है, तो ऐसे ही नहीं पूछता, जो जो अच्छे मैच हो चुके रहते हैं उन्हीं स्टेडियम को पूछता है, और हमें लगता है कि वो स्टैटिक जीके का पार्ट है। और जो नौवा हुआ था 1982 में, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक, भारत का स्थान, भारत जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था उसमें सेकंड स्थान पे भारत आया था, और जो 9वें एशियाई खेल थे उसमें भारत 5वें स्थान पर आया था। कुल पदक भारत ने कितने जीते थे? तो देखिए 1951 में जो हुआ था उसमें भारत ने 51 पदक जीता था, 15 स्वर्ण 16 रजत और 20 कांस्य, टोटल 51। और जो 90 थे 1982 में, उसमें भारत ने 57 जीता था, 13 स्वर्ण 19 रजत और 25 कांस्य। देखिए इसमें दूसरा, इसमें पांचवा। और विशेष उपलब्धि ये, भारत ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता, भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था, ये विशेष उपलब्धि थी। और ये भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत हुई थी इस टाइम 1982 में। जैसे आप रंगीन टीवी देखते हैं ना, तो शुरू शुरू में दौर चला था भारत में रंगीन टीवी, और उस टाइम को जो क्रिकेट था ये इसी टीवी में देखा गया, तो बहुत चर्चित में रहा, बहुत चर्चित में रहा। उसके बाद आगे देखिए, देखिए 19वें एशियाई खेल, ये तो हमने उसकी एशियाई खेल के बारे में पूछ लिया, जो भारत से रिलेटेड पूछेगा। भारत में 2 बार हुआ, 1951 1982, तो उन दोनों के बारे में हमने याद कर लिया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है, जो लेटेस्ट में आपका एशियाई खेल हुआ है, लेटेस्ट में ये 2023 में हुआ है हांगझो में, जो कि चाइना में है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी करंट के रूप में पूछेगा, अगर करंट से पूछते हैं तो। इसका आयोजन स्थल क्या है? तो हांगझो चीन में, आप नाम से ही अंदाजा लग सकते हैं ये चीन में। इसकी आयोजन तिथि क्या थी? ये तिथि जरूरी है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? मोटो, तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 19वें का ही है अभी। इसका शुभंकर क्या था? तो मेमोरीज ऑफ जियांगन। ये मेमोरी ऑफ जियांगन है क्या? तो ये 3 रोबोट हैं, और उन 3 रोबोट का नाम क्या है? कोंग कोंग, लियान लियान, चेन चेन। देखिए शुभंकर क्या था? ऊपर वाला आपने जो देखा था, ये आदर्श वाक्य था, मोटो था, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। और ये जो है ये शुभंकर है, इन दोनों में अंतर होता है, दोनों में। शुभंकर था मेमोरीज ऑफ जियांगन, ये 3 रोबोट है, और रोबोट का क्या नाम है? कोंग कोंग, लियान लियान, चेन चेन। ठीक, उसके बाद देखिए उद्घाटनकर्ता कौन है? तो देखिए मैक्सिमम इसको राष्ट्रपति ही उद्घाटन करते हैं, तो उद्घाटनकर्ता शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति थे। भारतीय ध्वजवाहक सबसे इंपॉर्टेंट, ये न जाने कितनी बार पूछ चुका है। उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन में? तो हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के हैं, और लवलीना बोर्गेहेन जो मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं। और भारतीय ध्वजवाहक जो ध्वजवाहक 2 टाइम होता है, एक उद्घाटन के टाइम, एक समापन के टाइम। तो समापन के टाइम कौन थे? तो PR श्रीजेश थे, जो हॉकी गोलकीपर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2023 में जो हुआ था उसकी हम रैंक देख लेते हैं। रैंक भाई PDF मैंने अच्छे से सेट किया था, लगता है आगे पीछे हो गया। देखिए ये ऊपर नीचे सब हो गया, नहीं ठीक है। देखिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बस 1 सेकेंड। हाँ ये रहा। देखिए रैंक की बात करें तो पहले रैंक पे कौन आया था? तो चीन आया था। आप कुल पदक बस 2 याद रखिए, स्वर्ण और कुल याद रखिए। कुल याद रख लीजिए 383, यानी पहले नंबर पे चीन आया था, सेकंड नंबर पे जापान आया था,
और थर्ड नंबर पे दक्षिण कोरिया है। तो तीन तीन ही पूछते हैं, पहले नंबर पे चीन, सेकंड पे जापान और थर्ड पे दक्षिण कोरिया। अब आती है भारत की, तो भारत चौथे स्थान पे आया था। रैंक कितनी थी भारत की? 4। ये 2023 वाले में जो 19वां हुआ है एशियाई खेल। अब इसमें आपको सभी पदक अच्छे से याद होने चाहिए भारत के। भारत ने कुल पदक कितना जीता था? 107। ठीक, याद कीजिए 107। इसमें स्वर्ण कितना जीता था? तो भारत 28। देखिए 28 मतलब अड़ा था, भारत अड़ा था, 28 जीता था। और 38 रजत जीता था, बस 10 का ही अंतर है। 28, 38 और कांस्य पदक 41 जीता था। यहाँ पे 3 का ही अंतर है। 28, 38, 41, 28, 38, 41, तीनों को जोड़ेंगे तो आपका होता है 8, 8, 16, 107 होता है। भारत ने 107 पदक जीता, 28 सोना, 38 रजत और 41 कांस्य। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एशियाई खेल 2023 की भारत की प्रमुख उपलब्धियां सुनिए कि उनको कौन सा पुरस्कार मिला, कौन किस में फेमस थे। देखिए सब पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एथलेटिक्स में कौन जीता था? तो नीरज चोपड़ा। आप नीरज चोपड़ा का सुने होंगे नाम, एक बार ध्यान दीजिए कि हमारे देश में बहुत गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा का इतना नाम फेमस आखिर हुआ तो हुआ क्यों? भाई बहुत हमारे यहाँ एथलेटिक्स जीतते हैं, मतलब जो भी क्या कहते हैं यार, खेल के मतलब थोड़ा मैं भूल गया, खेल के हीरो वो बहुत जीते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा का नाम इतना फेमस क्यों हुआ? बाकी का उतना नहीं होता है। तो देखिए ऐसा हुआ क्यों? भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर अपना खिताब बरकरार रखा। तो ये जो नीरज चोपड़ा है भाई, ये हमको ठीक से याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग से उतर गया। वो न जाने कितने साल बाद ये अब शायद पहली बार ये गोल्ड मेडल भारत में आया है। इसलिए नीरज चोपड़ा इतने हमारे देश में फेमस हो गए हैं कि शायद ये पहली बार हुआ या बहुत सालों बाद ये हमारे देश में गोल्ड मेडल आया एथलेटिक्स के क्षेत्र में। मेरे दिमाग से अभी उतर गया इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ। इसलिए नीरज चोपड़ा का नाम हद से ज़्यादा वायरल हो गया। निशानेबाजी में सिप्त कौर समरा, ये 50 मीटर राइफल 3P में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। अब बताइए इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब एग्जामिनर इनका नाम नहीं पूछेगा तो किसका नाम पूछेगा? विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया निशानेबाजी में सिप्त कौर समरा जी ने। ठीक, अब निशानेबाजी में इनका भी देखिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी में इस प्रतियोगिता में भारत के लिए सबसे ज़्यादा पदक 4 जीतने वाले खिलाड़ी। पूछेगा कि 2023 में जो हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी में। इनका खेल एग्जाम में ऐसे पूछेगा, इनका खेल किससे संबंधित है? निशानेबाजी में। या सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि 2023 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। यही 2 क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये सब खास ही खास है। आप यहाँ से विशेष उपलब्धि से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खास है या नहीं। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम। देखिए कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। देखिए इस तीरंदाजी में इन्होंने लगातार 3 स्वर्ण जीते और 3 स्वर्ण जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया भाई, ये छोटी बात नहीं है। फिर तीरंदाजी में आती हैं ओजस प्रवीण देवताले। ओजस प्रवीण देवताले पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक जीती इन्होंने भी। ठीक, अब आते हैं घुड़सवारी में। ज़्यादा नहीं है, यही बस लास्ट है। घुड़सवारी तो ड्रेसेस टीम हृदय छेड़ा, दिव्य कीर्ति सिंह, सुदीप्ति हालेज और अनुज अग्रवाल। भारत ने 41 साल बाद इस खेल में स्वर्ण पदक जीता। भाई देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध किससे कन्फर्म पूछेगा? घुड़सवारी से। कौन? हृदय छेड़ा, दिव्य कीर्ति सिंह, सुदीप्ति हालेजा और अनुज अग्रवाल। ये ड्रेसेस टीम है, इनकी टीम का नाम था ड्रेसेस टीम। और इन्होंने 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। क्रिकेट में आते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ ये पुरुष और हरमनप्रीत कौर महिला। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने पहली बार शामिल होकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में फिर आते हैं पारुल चौधरी। 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर दौड़ के आखिरी 30 सेकंड में बाजी पलटकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। तो एथलेटिक्स में जीती हैं। ठीक, फिर एथलेटिक्स में तेजिंदर पाल सिंह तूर 60 फुट गोला फेंक में लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो तेजिंदर पाल सिंह ने लगातार दूसरी बार एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता एथलेटिक्स से ही है। तो भाई ये खास तो बनते हैं। और उसके बाद बैडमिंटन में ये तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। बैडमिंटन पुरुष युगल में भारत का पहला स्वर्ण पदक। भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन जीता? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सात्विक कसाई राज और चिराग शेट्टी तो बैडमिंटन पुरुष युगल में
भारत का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, उद्घाटन इन्होंने ही किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये लास्ट पीडीएफ है, ठीक। और हॉकी में देख लीजिए भारत पुरुष टीम के कौन थे। भारतीय पुरुष टीम जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो हॉकी भारतीय पुरुष टीम। अब देखिए ये भी पूछता है कि अगला कहाँ होने वाला है। तो देखिए 19वां संस्करण तो 2023 में हो गया, ठीक, जो चाइना में हुआ। 20वां संस्करण 2026 में होगा, ठीक। ये कहाँ पे होगा, आइची नागोया। तो आप देखिए पूछेगा तो चाइना पूछेगा, ये मतलब सॉरी देश का नाम पूछेगा। अगर डीप में गया, जैसे अगर मान लीजिए कि शुरू के शिफ्ट में आप क्वेश्चन पूछता है तो शुरू के शिफ्ट में ये पूछेगा, लेकिन एग्जामिनर जानता है कि एक बच्चे रट्टा मार ले, उसके बाद लास्ट के शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछना होगा तब ये जाके शहर का नाम देता है, क्योंकि उसको लेवल तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो 20वां संस्करण 2026 में होगा आइची नागोया में, जो कि जापान में है। 21वां संस्करण 2030 में होगा दोहा में, जो कि कतर में पड़ता है। और 22वां संस्करण 2034 में होगा रियाद में, जो कि सऊदी अरब में होगा। यहाँ से भी पूछता है कि अगला कहाँ होने वाला है। तो आपका एशियाई खेल कंप्लीट हो चुका है। एशियाई खेल में आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप करके आएंगे। अब एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है, आप कभी भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो एशियाई खेल में कभी कहीं से भी पूछे आपके 2 नंबर पक्के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा था, देखिए 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की स्पेस जयंती मनाई गई थी। तो भाई इसके लिए तो आपको बापू का बर्थडे पता होना चाहिए। तो देखिए 2022 में जो मनाई गई थी वो 153वीं थी, 153वीं, ठीक। अब 2026 चल रहा है, 2025 में कन्फर्म है कि मनाई गई है। तो हो सकता है इस बार पूछे कि 2025 में कौन सी मनाई गई है। तो 2025 में इस बार 56वीं मनवाई गई, सॉरी 156वीं मनवाई गई है। हाल ही में मनाई गई जयंती पूछेगा तो इसको पूछेगा। और 2026 में जो मनाई जाएगी वो 157वीं मनवाई जाएगी। आगामी जयंती 2 अक्टूबर 2026 को। तो ये तो हमारे हिसाब से भाई आपका एग्जाम हो सकता है, मार्च तो खत्म होने वाला, अप्रैल में लगभग हो सकता है कि हो जाए। तो आपको एग्जाम में हो सकता है यही पूछेगा 2025 का। तो 156वीं मनाई जाएगी। अब देखिए गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो उनके दिवस से बस पूछेंगे। देखिए दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है गांधी जी के, तो गांधी जी के दिवस से पूछेंगे, इतिहास से रिलेटेड नहीं, ऐसा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस, ये तिथि है 9 जनवरी को। 1915 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं, तो 1915 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में 9 जनवरी याद। उसके बाद शहीद दिवस, शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को। क्यों, क्योंकि 1948 में गांधी जी की पुण्यतिथि नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी, इसीलिए 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक। और एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये तीनों गांधी जी से ही रिलेटेड है। कि अगर इसके बाद अगर गांधी जी से रिलेटेड कोई भी दिवस पूछा तो भाई बचेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर के मानसिकता में गांधी जी हैं, पूछा है तो हम उसको खत्म कर देंगे कि भाई उसके बाद अब तू कहीं से भी पूछ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा गांधी जी के अहिंसा के संदेश के सम्मान में हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसने घोषित किया, तो यूएन ने किया था, ठीक। अब गांधी जी से रिलेटेड दिवस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक। हाँ ये देख लीजिए, एसएससी में अक्सर सीधे जयंती से न पूछकर उसे दिवस के रूप में पूछते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और देख लीजिए, कि अगर शुरू के एग्जाम में आएगा, मतलब शुरू के शिफ्ट में आएगा तो नॉर्मली पूछ देगा कि अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। लेकिन जब वही लास्ट के शिफ्ट में पूछता है और उसे अपनी शिफ्ट हार्ड नहीं करनी होती है तो उसी को घुमा के पूछता है। जैसे देखिए 12 जनवरी, 1 सेकेंड गाड़ी आ रही है, ये एग्जाम में कभी कभी कैसे पूछते हैं कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस। ऐसे पूछते हैं। तो देखिए 12 जनवरी को क्या है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की जयंती है। क्योंकि गांधी जयंती से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम इस पीडीएफ में इस टेबल में हम बस जयंती से रिलेटेड ही दिखेंगे। कहने का मतलब है कि एग्जामिनर की मानसिकता को हमें पकड़ना है। देखिए जीएस आप एसएससी की जानते हैं कि जीएस की एसएससी को यथा कहा जाता है, मतलब इसका कोई भी अंत नहीं है। आपके पास नहीं इतना क्षमता है कि पढ़ पाएंगे, नहीं मेरे पास इतना क्षमता है। तो हमें एग्जामिनर की मानसिकता को देखना होगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से सोचता है, उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी होगी। जहाँ से तालाब में जहाँ से मछली पकड़ता है हमें उसको देखना होगा, पूरे तालाब में डालेंगे तो भाई नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं 12 जनवरी को क्या है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस।
स्वामी विवेकानंद की जयंती है। 23 जनवरी को क्या है, तो पराक्रम दिवस, नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 29 अगस्त को क्या है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस दिन क्या है, तो मेजर ध्यानचंद की जयंती है। आप जानते होंगे कि सब एग्जाम में पूछे जा चुके, आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। 15 सितंबर को क्या है, तो अभियंता दिवस, एम विश्वेश्वरैया। ये बहुत कम पूछता है, बहुत कम पूछता है, ये सब मैंने पीवाईक्यू से उठाया, बहुत कम पूछता है ये वाला। 31 अक्टूबर को क्या है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। और 11 नवंबर को क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एक बचा है 15 नवंबर, तो ये जनजातीय गौरव दिवस है। इस दिन क्या हुआ था, तो बिरसा मुंडा की जयंती पर। तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये दोनों बहुत कम पूछते हैं, बाकी सब तो अंधाधुंध धड़ाधड़ पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित है? आपको सबको पता है कि भाग 14 है, लेकिन आप एक बात बताइए। चलिए, यहाँ तो पूछा कि लोक सेवा आयोग ही यूपीएससी है, आपको पता है कि, आपको पता है, आपने मार दिया इसको, ऑप्शन सी, ठीक। आप एक बात बताइए, अगर आपसे पूछ दिया कि भाई संघ से रिलेटेड क्या है, तो आपको वो भी तो पता होना चाहिए। हम एक को आगे मार के निकल जाए और संघ से पूछेगा तो भाई हम वहीं पे फेल हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा हुआ। हमें एग्जामिनर की मानसिकता को देखना। तो उसने क्या पूछा है, भाग पूछा है, भाग नहीं पूछा मतलब अनुच्छेद पूछा है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो देखिए, भारतीय संविधान के सभी 22 भाग और उनके अनुच्छेद, ताकि अगली बार आप उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, कन्फर्म है कि इस आने वाले एग्जाम में पूछेगा, तो हम उसको आसानी से कर पाए। आप उठा के देख लीजिए कि कोई भी एग्जाम होता है तो जरूर पूछता है कि भाई भाग 5 का संबंध किससे, भाग 6 का संबंध किससे। तो इससे अच्छा हम एक टेबल में पढ़ ही लेते हैं, ताकि दोबारा अगर क्वेश्चन किसी भी भाग से पूछे तो हम इसको आसानी से कर पाए। तो देखिए, भारतीय संविधान के सभी 22 भाग और उनके अनुच्छेद, आपको पता है कि संविधान में 22 भाग है, ठीक। हाँ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 में है। नागरिकता 5 से 11 में है। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 में है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक। उसके बाद भाग 4 है, जिसे मौलिक कर्तव्य कहते हैं, और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये 51A में है। भाग 5 संघ, जिसमें केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है, तो ये 52 से 151 है। भाग 6 राज्य है, इसमें राज्यपाल है, विधानसभा है, हाई कोर्ट है, ये 152 से 237 तक है। भाग 7, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अब हटा दिए गए, ये एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक, लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है कि कौन से हटा दिए गए। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से यूटी है, ये है आपका 239 से 242 तक। भाग 9 ये पंचायत है, 243 से 243 ओ तक। मैक्सिमम जहाँ पूछता है ये 3, ये भाग 9 पंचायत हो गया। हाँ, भाग 9 पंचायत। भाग 9 का ए, ये नगर पालिका है, 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 1 सेकेंड, हाँ वो है। भाग 9 बी सहकारी समितियाँ हैं, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 से 244 ए तक। भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263 तक है, ठीक। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये भाग अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है, ठीक। आपको पता है कि 300 ए में ही जोड़ा गया है, 300 में वो संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया, जो पहले मौलिक अधिकार था उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे है अब भाग 13। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, आर्टिकल 301 से 307 तक है। भाग 14 जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, संघ और राज्य के अधीन सेवा यूपीएससी पीसीएस किस तक है, तो आर्टिकल 308 से 323 तक है, ठीक। 308 से 323 तक। ऑप्शन में देखिए, 315 से 323, यही तय है ऑप्शन आपका सी। तो हम इसको अच्छे से याद करेंगे भाई, उसके बाद तो कहीं से पूछ। भाग 14 यूपीएससी 308 से 323। भाग 14 का ए अधिकरण, ये 323 से 323 बी तक है। भाग 15 निर्वाचन से, ये 324 से 329 ए तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए 330 से 342। भाग 17 इसमें राजभाषा है, ये 343 से 351, ये बहुत पूछता है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, 352 से 360।
देखिए मैंने पूरा पॉलिटी का PYQ बनाया है, एकदम शिफ्ट वाइज। और इसमें आपको पता है कि पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं? भाग 2 से थोड़ा सा, भाग 3, भाग 4, उसके बाद आपातकाल, उसके बाद राज्यपाल, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बस पॉलिटी खत्म। इतने में ही आपका पूरा पॉलिटी खत्म कर दिया। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर से। तो हम लोग कहाँ पर थे? राजभाषा आपातकालीन हो गया था, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। भाग 19 प्रकीर्ण, यहाँ से शायद ही कभी क्वेश्चन पूछते हैं, 361 से 367 शायद ही कभी क्वेश्चन पूछते हैं। भाग 20 संविधान संशोधन 368, ये यहाँ से तो खड़े खड़े आते हैं। भाग 21 अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध, जैसे आर्टिकल 370। 370 किस भाग में? आर्टिकल सॉरी भाग 21 में। ये 369 से 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ, 393 से 395। आपको बता दूं कि ये जो आपको लग रहा है पोथी पत्र है, टोटल पॉलिटी में यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे। टोटल पॉलिटी में यहाँ से 4 क्वेश्चन आया, यहाँ से टोटल मैंने बनाए तो मुझे याद है, आपको देखने को मिलेगा आगे। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए इसका ट्रिक देखिए। पहली बात, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित। ये जो नाट्य कला निधि पुरस्कार है, ये प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति को मिलता है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, 2026 चल रहा है, लगभग ये 21 लोगों को मिल चुका है। ठीक, आप 21 लोगों का नाम नहीं याद कर सकते। जब भी ये क्या नाम है नृत्य से संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है इसको करने का। आप डायरेक्ट ये जो कलाकार है, इन कलाकार का नाम याद रख लीजिए कि इन कलाकार का संबंध इन खेलों में से किससे है। उसके बाद एग्जाम में कभी भी देगा, कोई भी संगीत देगा, कोई भी कुछ देगा, तो लास्ट में घुमा फिरा के यही पूछता है कि इस महोदय का संबंध किस नृत्य से। आप यहाँ पे याद कर लेंगे तो आप ये भी ना याद करें, ये भी ना याद करें तो काम हो जाएगा। अब बताइए संगीत नाटक अकादमी कितने लोगों को दिया गया, आप कितनों का याद करेंगे? नहीं याद किया जा सकता। मैं खुद टेबल बनाने के लिए परेशान हो गया था, फिर मैंने लास्ट में यही कहा कि नहीं भाई यही करो। देखिए नाट्य कला निधि पुरस्कार जो मिला था, ये कौन सी संस्था देती है? तो ये मद्रास संगीत अकादमी देती है, जो कहाँ पर है? चेन्नई में है। ये किस क्षेत्र में देती है? तो भरतनाट्यम क्षेत्र में और शास्त्रीय नृत्य में देती है। शास्त्रीय नृत्य में जितने नृत्य उनके क्षेत्र में ये देती है पुरस्कार। तो इसमें एक स्वर्ण पदक मिलता है और प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। ठीक, और इनका लक्ष्य क्या है देने के लिए, देते क्यों है? तो यह उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने नृत्य के प्रदर्शन, शिक्षण और शोध में अपना जीवन समर्पित किया है। मेरा आवाज़ थोड़ा फटा जैसा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाता हूँ, गुस्से वाला हूँ थोड़ा, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर जो होगा वो भरतनाट्यम होगा, क्योंकि लक्ष्मी विश्वनाथन जी का संबंध भरतनाट्यम से। ठीक, ये मैंने एक एक नाम अपने हाथों से लिखा, एक एक नाम सर्च करके लिखा है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार, अगर जीवन में आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, भरतनाट्यम से अगर रिलेटेड कलाकार आप पूछेगा, इससे बाहर जा नहीं सकता। टोटल कितना है? 18 है। एक एक मैंने PYQ से क्वेश्चन उठाया, एक एक जो एग्जाम में आ चुके हैं, एक एक नाम। तो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, सबसे ज़्यादा नहीं ये वाला नहीं है, वो कहाँ गई? नीचे गई। पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, वैजयंती माला, अलारमेल वल्ली, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, विशानु रामगोपाल, पद्मिनी प्रियदर्शनी, जिनको पद्मिनी, देखिए एक एग्जाम में पद्मिनी प्रियदर्शनी लिखा था और एक एग्जाम में पद्मिनी रामचंद्रन लिखा था, तो मैंने दोनों नाम ऐसे लिखा। वैजयंती माला, मालविका सरुकई, MK सरोजा। भाई ऐसे ऐसे भी नाम, ये नाम मैंने शायद पहले नहीं पढ़ता, मतलब ऐसे ऐसे नाम भी पूछा था। उसके बाद मालविका सरुकई, MK सरोजा, CV चंद्रशेखर, लक्ष्मी विश्वनाथन, शायद आपसे यही पूछा था। डॉक्टर पद्मा सुरेश, लक्ष्मी विश्वनाथन, देखिए लक्ष्मी विश्वनाथन। तो ये 18 नाम है। उसके बाद भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार पूछेगा, मतलब भरतनाट्यम के पूछेगा तो इस 18 से ज़्यादा नाम पूछ नहीं सकता। आप कोई भी एग्जाम निकाल लीजिए, आपको इसी 18 नाम में से मिलेगा, और इन्हीं नामों में से वो एग्जामिनर हमेशा रिपीट करते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 5, NBPW, जिसे लव युग का सबसे व्यापक मृद भांडकम माना जा सकता है,
का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका पूछने का है कि NBPW का पूरा नाम बताइए आप। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। प्राचीन भारत के प्रमुख मृद भांड और काल, इसने क्या बोला है, सबसे व्यापक मृद भांड माना जाता है। देखिए मृद भांड जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। 4 में से आपसे NBPW का ही फुल फॉर्म पूछा है। NBPW कहाँ गया, NBPW देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आपसे एग्जाम में ये पूछा है, हो सकता है 2026 में ये पूछ ले, तो हमें इसके चारों प्रकार को ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए कहाँ गया भाई, आजा। प्राचीन भारत के प्रमुख मृद भांड और काल, तो देखिए 4 है। मृद भांड का नाम देखिए, एक का नाम OCP है, एक का नाम BRW, एक का नाम PJW है, एक का नाम NBPW है। इनका पूर्ण रूप देखिए, ऊपर चला जा भाई, हाँ पूर्ण नाम OCP, ओकर कलर्ड पाटरी, ठीक। ये कौन से काल से संबंधित है, ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, ठीक। फिर आई BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, ये हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा से संबंधित है। फिर है PGW, इसका पूरा नाम है पेटेंट ग्रे वेयर, इसका वैदिक काल से संबंधित है। और आपके एग्जाम में ये पूछा था NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसका संबंध महाजनपद और मौर्य काल से। तो बस इसने बस नॉर्मली फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, हो सकता है कभी समय काल पूछ ले लास्ट की शिफ्टों में। तो आपको चारों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इन्हीं चारों में से घूम फिर के आएगा। एग्जामिनर की मानसिकता हम समझ गए। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है, देखिए बात वही हुआ ना, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे ये वाला। तो भाई मैंने पहले ही बोला था इसमें भाग 14 पूछा है, अब नीचे आप देखिए भाग 3 पूछ लिया। तो भाई ये टेबल याद होनी ही चाहिए। तो देखिए सबको पता होगा भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख मिलता है, राज्य के नीति निर्देशकता, तो ये तो आपको पता है कि 4 का है। मौलिक अधिकार ये 3 का है, यही है। नागरिकता ये 2 का है, और मौलिक कर्तव्य ये 4A का है। तो आपका आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आइए एक बार और देख लीजिए, आपको याद हो गया कि, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लीजिए भाई, 1 मिनट तो ही लगेगा, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र है। देखिए इस बार मैंने आर्टिकल नहीं लिया, क्योंकि इसने इसने बस भाग दिया था और पूछा था कि भाग में क्या है, तो एग्जामिनर जैसे पूछेगा हम बस उसी की मानसिकता से चलेंगे। हमारा यहाँ पे बस PYQ का मेन है, उसकी मानसिकता समझना। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, जो आपसे पूछा था भाग 3 में क्या है, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP, भाग 4A मौलिक कर्तव्य, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। उसके आते हैं भाग 6 राज्य, जिसमें राज्यपाल विधानसभा हाईकोर्ट है, भाग 7 इसे अब हटा दिया गया। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी UT है। भाग 9 पंचायत है। भाग 9A नगर पालिका है। भाग 9B सहकारी समितियां हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविधान और वाद है। देखिए जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर यहाँ पे 300 कॉम में यहीं पे रखा गया है, जो पहले मौलिक अधिकार था, भाग 3 से हटाया गया था। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था। भाग 14A अधिकरण है। भाग 15 निर्वाचन है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 राज्य भाषा है। भाग 18 सॉरी राजभाषा है, राज्य नहीं राजभाषा है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध है। भाग 19 प्रकीर्णन है, यहाँ से बहुत कम आते हैं। भाग 20 संविधान संशोधन है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध है, जैसे आर्टिकल 370 है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स है, तो मैं सोचा कि लूँ कि नहीं, क्योंकि 26 में एग्जाम होने वाला है। अब ये तो बहुत पुराना करंट हो गया, फिर भी एक नज़र बस दिख लीजिए, कुछ डिटेल्स नहीं है इसका। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित दर 5.5 थी, असत्य। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, सत्य। और अमेरिकी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया, सत्य। ये असत्य, ये सत्य, ये सत्य। ये बहुत करंट है, ये मतलब बहुत पुराना करंट है। चलिए 1 सेकंड थोड़ा
क्वेश्चन नंबर 8, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी। इसका कहने का मतलब है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी। तो देखिए माइकल फैराडे ने इस सन पूछा है। तो मैं जब इस क्वेश्चन को रिसर्च कर रहा था तो फिर मैंने गूगल पे पूरा सर्च किया कि माइकल फैराडे के टोटल कितने आविष्कार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरे गूगल सर्च करने के बाद मुझे टोटल 4 ही नाम मिले टेक्स्ट बुक में। यही 4 नाम है जो एग्जामिनर हमेशा घुमा फिरा के पूछा। तो इन चारों को मैंने एक्सप्लेन किया। तो देखिए माइकल फैराडे का पूछा था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब हुई थी। तो देखिए माइकल फैराडे और प्रमुख विद्युत खोजें, ठीक। विद्युत चुम्बकीय घूर्णन, यही सिद्धांत आगे चलकर इलेक्ट्रिक मोटर का आधार बना। इसकी खोज 1921 में हुई थी, माइकल फैराडे ने की थी, ठीक। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय घूर्णन थे ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। ट्रांसफार्मर और जनरेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसकी खोज 1931 में हुई थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के नियम, इसकी खोज 1833 में हुई थी। रसायन विज्ञान में बैटरी और धातु कर्म के लिए महत्वपूर्ण है। फिर फैराडे प्रभाव 1845 में इसकी खोज हुई थी और ये था प्रकाश और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज हुई थी। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी, लेकिन विद्युत धारा, देखिए इन दोनों में अंतर है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने, लेकिन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने की थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पूछा था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसकी खोज 1931 में हुई थी ट्रांसफार्मर और जनरेटर के सिद्धांत पर, 1931। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे माइकल फैराडे से रिलेटेड कभी भी आविष्कार पूछे, लिख के देता हूँ इन्हीं चारों से पूछेगा, क्योंकि एग्जाम में ये 4 पूछे जा चुके हैं और इनके अलावा मुझे शायद कोई दिखा नहीं। इन्हीं को घुमा फिरा के कभी ये कभी ये किस काम आते हैं, क्या नाम है, कब हुआ था, बस यही पूछता है, किसने किया था, बस यही घुमा फिरा के आते हैं। तो जो एग्जामिनर पूछ, देखिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज और विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव की खोज, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया। देखिए मैंने ऊपर बोला था कि इस एशियाई खेल का अगर आप टेबल पढ़ लेते हैं तो इस खेल से रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, लेकिन ये इस टेबल में मैंने इसको ऐड नहीं किया था क्योंकि ये एक अजीब टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मान के चलिए आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। क्रिकेट में कितने लड़के हैं, 11 लड़के हैं। लेकिन बाद में होता है कि भाई गांव में से फिर कोई लड़का आ जाता है कि भाई मैं भी खेलूंगा, उसे शामिल कर लेते हैं बाहर। गांव में ये नहीं होता कि 11 ही खिलाड़ी रहेंगे, भाई कितने भी होते हैं, फिर कोई आ जाता है 13। तो ऐसे हमारे एशियाई खेल में बहुत से ऐसे खेल है जो बीच में जुड़ते गए और पूरे SSC GD में 2025 में होता। शायद ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 मुझे अच्छे से याद है। 2 या 3 खेल के बारे में पूछा है कि ये खेल किस सन में जुड़े थे, मतलब उस समय कौन सा एशियाई खेल हो रहा था, ठीक। तो एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया। कहने का मतलब है कि भाई 1990 में कौन सा खेल शामिल हुआ था। तो आइए उसकी डिटेल्स देखते हैं, कौन सा खेल कब शामिल हुआ था, ठीक है। इसको मैं अलग टेबल में रखा, इससे रिलेटेड अब दोबारा कभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, पूछेगा तो आप अच्छे से कर देंगे। पुरुष कबड्डी, इसको कब शामिल किया गया था, 1990 में बीजिंग में शामिल किया गया था। श्रेणी ये पुरुष टीम है और महत्व, भारत ने स्वर्ण पदक जीतकर शुरुआत की। देखिए पुरुष कबड्डी 1990 में ही शामिल हुई थी बीजिंग में, और भारत ने पहली बार इसी समय ज्वाइन होते ही उसने स्वर्ण पदक से अपना अकाउंट खोल दिया। इसमें क्या पूछा है 1990 में बीजिंग में, तो भाई पुरुष कबड्डी, कबड्डी ऑप्शन डी यही आपका सही होगा। बाकी टेबल को भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखिए 2025 में ये पूछा था, होते इस बार इसको पूछ लो, कुछ भी पूछ सकता है। महिला कबड्डी की बात करते हैं तो इसको 2010 में जोड़ा गया था, ग्वांगझू, ये भी चाइना में हुआ था, तभी इसको जोड़ा गया था। देखिए दोनों कबड्डी चाइना में ही जोड़े गए थे, एक 1990 में, एक 2010 में जोड़ा गया था। ये पुरुष टीम है, ये महिला टीम है। भारत ने स्वर्ण पदक जीतकर शुरुआत की थी, महिला ने भी स्वर्ण पदक जीतकर, यानी दोनों ने अपना गोल्ड में ही अकाउंट खोला था। क्योंकि भारत में देखिए, भारत में क्रिकेट इस समय फेमस है, लेकिन आप कुछ साल पहले चले जाएंगे ना, तो भारत में वास्तविकता की अगर बात की जाए तो भारत हॉकी का ही दीवाना था।
इस टाइम आके लोग क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। क्रिकेट T20 ये कब शामिल किया गया था? तो ये भी 2010 में चाइना में ही ऐड किया गया था। ये पुरुष महिला के लिए था और एशियाई देशों में लोकप्रिय के कारण इसको शामिल, एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी। इसके बाद 2010 में क्रिकेट T20 को ऐड कर दिया गया। ई स्पोर्ट ये 2022-23 में जो चाइना में हुआ था तभी जोड़ा गया था। यह डिजिटल स्पोर्ट है, पहली बार आधिकारिक पदक स्पर्धा बनी। उसके बाद ब्रेक डांसिंग 2022-23 हांगजो, डांस स्पोर्ट युवाओं को आकर्षित करने के लिए शामिल किया गया था। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा, एक ये पूछेगा, एक ये पूछेगा, एक ये पूछेगा, टोटल 5 जोड़े थे। मेरा पाँचों बताने का काम था भाई कि कौन सा पूछेगा, लेकिन कन्फर्म है कि पूछेगा तो इन 3 में से ज़रूर पूछेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ी मेरी वॉइस फटी जैसी लग रही है और मेरा माइक अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए बिना माइक के मैं डायरेक्ट मोबाइल से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1-2 दिन में अपने माइक को सही करा लूँगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, देखिए 2025 में योजना से रिलेटेड, देखिए योजना से तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जिन वर्ड में प्रधानमंत्री आते हैं और पीएम नाम से जो भी योजना है वो एसएससी जीडी में टोटल 17 योजना आए थे। मैं सोचा कि 17 के 17 नीचे स्लाइड दे दूं ताकि एग्जामिनर कन्फर्म की रिपीट करेगा। पीएम के नाम से 17 योजनाएं, 17 मतलब ज़्यादा योजना है, लेकिन 17 योजना एग्जाम में पूछा था, लेकिन कहा कि नहीं बहुत बड़ा पोथी पत्र हो जाएगा, आपको उबाऊ भी लग सकता है, इसलिए इसे ऐड नहीं किया। हर शिफ्ट में हम एक एक याद कर लेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY से क्रियान्वित की जा रही है। तो देखिए इस योजना का नाम PMRPY, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसको कब से किया जा रहा है? 2016 से किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बस हम इतना ही करेंगे। एसएससी के नज़रिए से नए रोजगार, ये मैंने एसएससी देखिए फोकस इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से कॉपी किया है इसको, ठीक, क्योंकि एसएससी में जीडी में मतलब ये, चलिए देखिए, नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान सरकार द्वारा देना। और ये मैंने अपने लाइन ऊपर से लिखा है, मैंने कहीं से कॉपी किया है, कुछ अपने लाइन से। देखिए ईपीएफ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कर्मचारी भविष्य निधि। कर्मचारी की भविष्य निधि के लिए ईपीएफ शुरू किया गया, इसका मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक चली थी में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? उस समय भारत के सामने, कहने का मतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो भारत के सामने आर्थिक चुनौती क्या थी? डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, सेवा क्षेत्र का आरंभ करना, या युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन करना। तो चलिए देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, इस वीडियो में हम तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी खत्म कर देंगे। भविष्य में कभी भी तीसरी पंचवर्षीय योजना से है तो आप अच्छे से कर लेंगे। 1 सेकेंड, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? तो 1961 से 1966। मॉडल क्या था? तो ये गार्गिल मॉडल था। आपको एक बात बता दूं, एग्जाम में अगर आपको मॉडल याद करना हो एसएससी जीडी के लिए, बाकी एग्जाम की नहीं बता सकता, तो आप 1 से लेके 3 तक, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी और मैक्सिमम चौथी, आप बस यहीं तक मॉडल याद कीजिएगा। एग्जाम में यहीं तक आता है क्योंकि शुरू में हमारा भारत आज़ाद हुआ था और हमें कोई भी काम करने के लिए मॉडल चाहिए था कि भाई इसको कैसे करते हैं। तो 4 पंचवर्षीय योजना हमने फॉलो किया, 20 साल हो गए भाई। 20 साल बाद तो हमें अनुभव होगी, उसके बाद मॉडल की क्या जरूरत? हमारे भारत के वैज्ञानिक ही बताते हैं कि क्या करना है कैसे नहीं करना है। मॉडल गार्गिल मॉडल है, ये सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सेंडी मॉडल है। इनमें 3 लोगों का नाम है लेकिन हमेशा इसी को याद किया जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम में ये भी नाम दिया था इसलिए मैंने इसको भी लिया, ठीक। लक्ष्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत का लक्ष्य 5.6 था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 2.8। क्यों असफल किया? तो असफलता का रीजन क्या था वो भी आपको देखने को मिलेगा। हमने इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दिया था? तो कृषि और उद्योग दोनों को दिया था। पहले में कृषि को दिया था, दूसरे में उद्योग को दिया था और तीसरे में कृषि उद्योग दोनों को दे दिया था, ठीक। आइए चलिए आगे देखिए। देखिए विफलता के प्रमुख कारण जो एग्जाम में आपसे पूछा था, तो भाई 1962 में भारत चाइना के साथ युद्ध में बिजी हो गया तो मैक्सिमम पैसे वहाँ पे चले गए युद्ध में। जो योजना के लिए पैसे रखे थे पंचवर्षीय योजना के लिए, उसमें से मतलब कुछ दिक्कतें होने लगी। 1964 में भाई नेहरू जी हमें छोड़ के चले गए। 1965 में पीछे से पाकिस्तान भी आ गया कि चलो भाई हम भी दो हाथ कर लें।
1965 में बंगाल में भीषण सूखा पड़ गया। अब भाई मैक्सिमम पैसा यहाँ पे चल गया, और पंचवर्षीय योजना में जानते हैं कि विकास के लिए पैसे चाहिए, तो इसीलिए हमारा वो असफल रहा। ठीक, अब इस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई जो एग्जाम में पूछता है, तो देखिए 1964 में हमने IDBI, इंडियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म वो इंडियन डेवलपमेंट बैंक, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। 1964 पढ़ाते समय थोड़ा होता है ना कि कन्फ्यूजन, जैसे सामने बंदे को देखें। 1964 में IDBI की स्थापना हुई थी। 1964 में UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1964 में बोकारो लौह इस्पात उद्योग झारखंड की स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से। आपने पढ़ा है ना कि रूस के सहयोग, मतलब तीन, इस पंचवर्षीय योजना में तीन हुई थी, एक ब्रिटेन की तरफ से वो बंगाल में हुआ था। तो 1964 में यह स्थापना हुई थी। झारखंड में बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना झारखंड में हुई थी रूस के सहयोग से। 1965 में APC, कृषि कीमत आयोग, जिसे वर्तमान में CACP कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और देखिए 1965 में FCI, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। ये सब मैंने PYQ लेके आया है। 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार शायद हुआ था या 2 बार, मुझे 2 बार तो अच्छे से याद है, तीसरा बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मुद्रा का अवमूल्यन ये RBI करती है, 1966 में हुआ था। हाँ शायद 3 बार हुआ था, ये दूसरी बार है, ये तो कन्फर्म है कि ये दूसरी बार है। पहली वाला 1950 के आसपास में हुआ था। और 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना रिलेटेड आपकी सब कंप्लीट हो गई। अगर आपसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कभी भी कुछ भी पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। तो युद्धकालीन व्यय और संसाधन का आवंटन हो गया था। युद्धकालीन व्यय मतलब हमने अपना पैसा जो पंचवर्षीय योजना में लगाना था, ये युद्धकालीन में लगा दिया, वहाँ पे व्यय हो गया। और संसाधन आवंटन, हमें अपने ज़्यादातर संसाधन उधर आवंटन करने पड़े थे, मतलब ठीक से आवंटन नहीं हो पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपको दो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, मैं आगे एक्सप्लेन क्यों, अगर आप नहीं पढ़े तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन क्यों। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। 1919 और 1935 के आधार पर लगभग 5 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे गए 2025 में। तो इरविन, कर्जन, एडविन, भाई क्या कर रहा है यार, चेम्सफोर्ड लिखेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 समझिए क्या है। तो आप भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हमेशा सुने होंगे। आखिर इनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते कैसे, इसमें हम पूरे 1919 को एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि भविष्य में कभी भी 1919 से क्वेश्चन पूछे तो आप कर देंगे। और इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि 2025 में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1919 और 1935 से, और वो पाँचों क्वेश्चन आपको इसी टेबल में मिल जाएंगे जो मैं कराया हूँ। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो जो मॉन्टेग्यू था ये भारत राज्य सचिव था, और चेम्सफोर्ड जो था वो गवर्नर जनरल था, जिसको वाइसराय बना दिया गया। ठीक, देखिए 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ था। तो क्वेश्चन अगर पूछा था क्या, क्वेश्चन एक बार देख लें। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो वो तो हो गया भाई, मॉन्टेग्यू कहाँ गया भाई, अरे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहाँ गया ऑप्शन में, मॉन्टेग्यू ऑप्शन थर्ड, ये तो आपका हो ही गया ऑप्शन थर्ड। अब आइए चलिए देखिए, देखिए शुरू के शिफ्ट में पूछा था तो शुरू में बस नाम पूछ लेता है, लेकिन जब जैसे 42वें 40वें शिफ्ट की तरफ जाएंगे ना, तो उसके बाद यहाँ बीच से डाटा पूछने लगता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 देखते हैं कि आखिर है क्या। चलिए देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ था 1919, सॉरी यार 1909 में मार्ले मिंटो। सांप्रदायिक निर्वाचन केवल मुस्लिमों तक सीमित था। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब आप समझते हैं ना, जैसे आज की डेट में हमारे प्रधानी में या कोई भी सीट होती है तो क्या होती है, SC की सीट आई है, OBC की सीट आई है, जनरल की सीट आई है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन मुसलमानों ने कहा कि भाई हमें सांप्रदायिक निर्वाचन चाहिए। तो उस टाइम सांप्रदायिक निर्वाचन केवल मुस्लिमों तक ही सीमित था। ठीक, लेकिन 1919 में जब ये आया भारत शासन अधिनियम 1919, तो उसमें क्या था, तो इसका विस्तार किया गया और इसे सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन पर भी लागू कर दिया गया। हुआ कि भाई सिखों को भी दे दो, ईसाइयों को भी दे दो,
एंग्लो इंडियन को भी दे दो, तो उन पर भी लागू कर दी गई, उनके लिए भी सीटें आरक्षण कर दी गई। और एक बात बताना को चाहूँगा, चलिए छोड़िए, वो ठीक नहीं रहेगा इसमें बोलना। दूसरा क्या आया था, तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका भी आई थी। पहला तो वो हुआ, दूसरा ये हुआ। तो केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदन में बांटा गया। देखिए सदन का नाम, पहला था राज्य परिषद, जिसको उच्च सदन बोलते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ राज्यसभा है ना, वहाँ पे राज्य परिषद थी। इसमें 60 सदस्य होते थे, 34 मनोनीत करता था, वो करते थे, क्या नाम है यार उनका, अरे ये भाई क्या बोलते हैं इसको, ये राज्य सचिव सब जनरल यूएस करते थे। 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 मनोनीत होते थे और 26 निर्वाचित होते थे। इनका कार्यकाल 5 साल का था। ये उच्च सदन था राज्यसभा, ठीक। राज्य परिषद बोलते हैं आज के समय में, उसको राज्यसभा बोलते हैं जो। फिर दूसरा था केंद्रीय विधानसभा, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं। तो केंद्रीय विधानसभा ये निम्न सदन था। इसमें 145 सदस्य थे, 40 मनोनीत होते थे और 105 निर्वाचित होते थे, ठीक। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। ये देखिए 1919 में एक ये प्रमुख हो गया, दूसरा ये प्रमुख है, और तीसरा देखिए प्रांतों में द्वैध शासन। ये एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपसे कि द्वैध शासन का मतलब क्या था। आ जा भाई ठीक से। हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। तो देखिए प्रांतीय विषय को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला, इस देखिए प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या है, इसको 2 भागों में बांटना ही द्वैध शासन कहलाया। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। देखिए आरक्षित विषय में क्या था, इन पर गवर्नर जनरल और इसकी परिषद का नियंत्रण था। जैसे पुलिस, वित्त, सिंचाई, राजस्व। जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे दिल्ली की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह, इनके अंदर में क्या है, सीएपीएफ है, बाकी सब फोर्सेज हैं, बाकी कुछ है। और हमारे पास है रक्षा मंत्रालय, उनके पास क्या है, तो उनके पास आर्मी है, नेवी है। वैसे जो आरक्षित विषय थे, इन पर गवर्नर जनरल का अधिकार था, वो कंट्रोल करते थे। उसमें आता था पुलिस, वित्त, सिंचाई, राजस्व। जो वास्तविक पावर वाला था, पावर वाला पद था, वो गवर्नर जनरल अपने पास रख लिया। और जो निर्वाचित होते थे, वो गवर्नर जनरल ही उनको निर्वाचित करता था, ठीक। हस्तांतरित हस्तांतरित विषय, इन पर मंत्रिपरिषद का नियंत्रण था, जो कम महत्वपूर्ण विषय के थे। जैसे लोक स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय शासन हो गया, बाजार हो गया, मेला हो गया। तो जो हमारे भारतीय मंत्री थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो मंत्रिपरिषद बने थे मंत्रिमंडल में, तो उनको ये बिना काम की चीज़ें दी गई थी, जिनका वास्तविक कुछ अर्थ था नहीं, और उतनी शक्तियाँ भी नहीं दी गई थी। मतलब एक तरीके से बोलते थे अवास्तविक प्रमुख उनको बनाया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में आपको यही 3 चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक। आपने नहीं पढ़ा तो आपको यहाँ से अच्छे से देख लीजिए। बचा 1935, उसको भी हम कभी करा देंगे। रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में बहुयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार है, यह हमेशा पूछता है। तो रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में बहुयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके कहने का मतलब है कि भाई हमारे किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक गरीबों का प्रतिशत है। अच्छा, आपको एक कन्फ्यूजन होता है, मैक्सिमम कन्फ्यूजन, पहले उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। मान लीजिए एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, एक चंडीगढ़ है। दिल्ली की जनसंख्या 100 है, ठीक, चंडीगढ़ की जनसंख्या भी 100 है। इसमें गरीबों का प्रतिशत कितना है, मतलब इसमें गरीब टोटल क्या कहेंगे, 20 है। नहीं, इसमें गरीबों की संख्या कितनी है आपकी, चलिए छोड़िए, वो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को मैथ में, ये परसेंटेज का खेल है। देखिए बहुआयामी राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक, भारत में गरीबी मापने का एक आधुनिक पैमाना है। गरीबी भारत में कौन मापता है, तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो डाटा जारी करता है, ठीक, ये नीति आयोग द्वारा जारी करता है। ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये क्या करता है, तो यह केवल आय की कमी को नहीं, देखिए यहाँ पे आय से पूछा था ना कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबों की प्रतिशत है, तो यह आय की कमी को भी बताता है, स्वास्थ्य को भी बताता है, शिक्षा को भी बताता है, और जीवन स्तर में होने वाली कमियों को भी मापता है। तो ये 4 डाटा निकालते हैं, ठीक। तो हो सकता है कभी पूछ ले कि आय को कौन मापता है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2030 के अनुसार, ठीक। और आपको एक बात बता दूं, 2026 चल रहा है, 2023 का,
तो ये डाटा देखिए होता कैसे। मान लीजिए कि 2020 में हमारे देश में गरीबी अमीरी देखी गई, 2021 तक इसकी रिपोर्ट रेडी हो जाती है। उसके बाद 2022 में इस रिपोर्ट की जांच होती है, 23 में जांच होती है। उसके बाद 24 में जब इसको प्रमाणित कर दिया जाता है तो लगभग 25 से आपके एग्जाम में पूछना शुरू करते हैं। तो अभी तक एग्जाम में 2023 से पूछ रहे हैं। आप इन क्वेश्चन को भूल कर भी गूगल पे सर्च ना करें। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हमेशा आंकड़े आपको अलग अलग दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये हर साल जारी होते हैं। लेकिन एसएससी को या किसी भी एग्जाम को, किसी भी एग्जामिनर को एग्जाम में जब पूछने रहते हैं तो उसे ऐसा क्वेश्चन देना पड़ता है जो कोर्ट के पास ना जाए। तो उसके बाद जैसे 2023 में हुआ, 25 में, 23, 24, 25 में इसकी जांच हुई। जब पूरा प्रमाणित हो गया कि हाँ ये वाला डाटा सही है तो ये हम लोग को दे देता है। और यूपीएससी वाले में होता है, पीसीएस वाले में होता है, जो सीपीओ सीजीएल में होते हैं, वो 2026 चल रहा है ना, वो 2025 का डाटा दे देते हैं। अब वो पता नहीं किस आधार पर देते हैं और उनको वो माना जाता है। लेकिन ये छोटे स्तर पर जो होते हैं ये 23 का ही अभी पूछ रहे हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ ना दिसंबर में, 2000 दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें भी 2023 का ही डाटा पूछा था। इसलिए 2023 का ही हम डाटा अभी तक चलेंगे जब तक एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस इस डाटा को चेंज ना कर दे। तो देखिए 2023 के अनुसार इस डाटा को देखिए, सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य, ये प्रतिशत वाले, प्रतिशत अलग होता है और जनसंख्या अलग होता है। पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको। प्रतिशत अलग होता है और संख्या अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक यूपी है, एक बिहार है। यूपी की जनसंख्या कितनी है? 200 है, ठीक। और बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या 50 है। इसमें गरीबों की संख्या कितनी है? 25 है। इसमें गरीबों की संख्या कितनी है? 30 है। अब बताइए सबसे ज़्यादा प्रतिशत में गरीब कहाँ निकलेंगे? यहाँ पे 25 गरीब टोटल है, यहाँ पे टोटल 30 गरीब है। तो पूछे प्रतिशत में कि सबसे ज़्यादा गरीबी प्रतिशत में कहाँ है, तो बिहार में बोलेंगे। जबकि आप बोलेंगे कि भाई 30 से कम है। भाई देखिए टोटल 50 है, यहाँ पे गरीबों की संख्या 25 है, यहाँ पे 50% गरीब आ जा रहे हैं। और यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे मात्र 15% हो जा रहे हैं। यही कन्फ्यूजन होता है। तो आप उम्मीद है कि मैथ के भी फार्मूले को समझ रहे होंगे अच्छे से। मेरा फ़ोन बहुत हीट हो गया। देखिए सर्वाधिक गरीबी की बात करें, ये प्रतिशत का आंकड़ा है, संख्या का आंकड़ा अलग है। एग्जाम में दोनों पूछा है, एक में प्रतिशत का पूछा है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और आपको आगे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें संख्या में पूछा है, तो उसका भी मैं लाया हूँ। तो बिहार, बिहार में टोटल 33.76% है। और यूटी में सबसे ज़्यादा दादर नगर हवेली है। 1 सेकेंड, एग्जाम में क्या पूछा था? सबसे अधिक है, सबसे अधिक पूछा है, ठीक। तो देखिए सर्वाधिक गरीबी, पहले हम राज्य के बारे में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी को किस राज्य में है? बिहार में। भाई उस राज्य की 1/3 संख्या गरीबी में, उस राज्य में 3 लोग हैं तो 1 लोग गरीब है। दूसरे नंबर पे आप आता है झारखंड। भाई यहाँ तो पॉलिटिशियन की वजह से, यहाँ पे झारखंड। झारखंड देखिए क्यों गरीब है, ट्रिक से याद कीजिए। आप राज्य याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है क्योंकि बिहार में आप जानते हैं वहाँ पे नेता कूटनी, पता नहीं किसको किसको वोट दिया जाता है। भाई सबके काम अलग अलग होते हैं। दूसरा झारखंड में, भाई झारखंड कोई गरीब नहीं है। झारखंड में इतने खाद्यान्न है, इतने वहाँ से माल निकलते हैं, लेकिन वहाँ की एक प्रॉब्लम है, वहाँ से माल निकलते ही गवर्नमेंट सीधे अपने अधिकार में ले लेती है, उसलिए वहाँ की जनता कुछ कर ही नहीं पाती। तो भाई इसलिए वो सेकंड नंबर पे अमीर है। वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगती ही नहीं है, वहाँ से बस खदान खोदे जाते हैं, इसलिए सेकंड नंबर पे। तीसरा नंबर पे मेघालय आते हैं। भाई बेचारा खुद घायल है, इतना घायल है, ये तो दोनों तो वास्तविक कहानी है, ये ट्रिक है। भाई इतना घायल है कि भाई उसके सारे पैसे अपने इलाज में ही चले जाते हैं, इसलिए तीसरे नंबर पे गरीबी में आता है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं, ट्रिक देखिए। दादर नगर हवेली, भाई आपके पास उतने पैसे नहीं है लेकिन आप हवेली में रहते हैं, तो नौकरों को पैसा देना, लाइट का, बिजली बिल, फव्वारे का, तो भाई सारे पैसे तो आपके अय्याशी में ही या शौक में, दिखावे में उड़ जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा गरीब दादर नगर हवेली है, दिखावे में। दूसरा जम्मू कश्मीर में, आप जानते हैं भैया जम्मू कश्मीर में कोई बुद्ध करो, पता चलेगा कि फिर कोई स्टोरी सुनने में आ गई, पर्यटक भाग जाएंगे। तो दूसरा नंबर तो भाई अपने जगह के अनुसार गरीब है, वहाँ पे कोई आता ही नहीं है। तीसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़ में क्यों गरीबी है? क्योंकि भाई इधर हरियाणा है, इधर पंजाब है, हरियाणा बोलते हैं मेरा है, पंजाब बोलते हैं मेरा है, तो ये बीच में फंसा है, तो इसके पास भी पैसा नहीं है, पता झगड़े की वजह से। तो तीसरे नंबर पे गरीबी है। उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आया होगा। अब सबसे अमीर की बात करते हैं, ये भी पूछा है, ठीक। तो अमीरी में देखें तो सबसे ज़्यादा केरल अमीर है। भाई क्यों? क्योंकि केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखें आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा।
आप पढ़ते पढ़ते सरकारी नौकरी की तैयारी की आपकी मानसिक इतनी विकास हो जाती है कि आपको अगर कोई नौकरी नहीं मिला ना तो भी आप जीवन में कुछ ढंग का कर लेंगे। तो पहले नंबर पे केयर, भाई पढ़ा लिखा है कुछ ना कुछ कर ही लेगा। दूसरे नंबर पे गोवा, गोवा में इतने पर्यटन आते हैं, इतने पर्यटन आते हैं भाई कि भाई वहाँ पे अमीरी होगी क्यों नहीं होगी। भाई किसी के पास कुछ भी नहीं है तो रूम रेंट पे देगा, दो भैया 500 रुपये हो गए, इतने पर्यटन आते हैं। तो दूसरे नंबर पे गोवा अमीर हो गया। तीसरे नंबर पे कौन अमीर है प्रतिशत में, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु कैसे भाई, ये सबसे तमीज से बात करते थे ना, रिस्पेक्ट से बात करते हैं ना, इसका व्यवहार बहुत बढ़िया है, इसलिए इसका हमेशा पैसों की ज़रूरत पूरी होती रहती है। कोई भी उद्योग शुरू करते हैं भाई वो बढ़िया आदमी है वहीं से चलो ले लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे ही हो गया। अब आते हैं यूटी में सबसे अमीर कौन है, तो देखिए यूटी में सबसे ज़्यादा अमीर आपका पंडुचेरी है, पंडित जी है। भाई पंडित जी कुछ करें या ना करें, अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाए जाके थोड़ा सा पूजा पाठ सीख लेंगे। भाई गांव में किसी की भी शादी हो, कोई भी कथा हो, जाके पूजा करा देंगे, दो पैसे मिल जाएंगे। तो भाई गांव में सबसे ज़्यादा अमीर क्यों ना हुआ, गांव में सब रिस्पेक्ट भी करते हैं पंडित जी की। दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप क्यों अमीर है, तो भाई वो कोई भी काम करता है तो अपना लक्ष्य टारगेट करके करता है कि भाई आज मुझे ये पांचों प्रैक्टिस सेट लगा के ख़त्म करने तभी मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ। तो भाई जो अपने लक्ष्य को हमेशा फॉलो करता है ना वो कभी गरीब नहीं हो सकता। तीसरा है अंडमान निकोबार, ये निको भाई इसके अंडे का बिजनेस है, भाई अंडा बेचेगा तो गरीब कैसे हो सकता है, अंडा निकबा। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, एसएससी जीडी में ही पूछा था, आपको आगे देखने को मिलेगा। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल पड़ता है, तो 10 डिग्री चैनल पड़ता है। देखिए भोजपुरी वाले अंडा निकबा, भाई अंडा निकबा तो 10 रुपया में, अंडा निकबा तो 10 रुपया में ले लो। तो 10 डिग्री चैनल ये आगे शिफ्ट में पूछा है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2.3% है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। 1 सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको सबको पता होगा कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन आइए इसकी बाकी जानकारी भी देखते हैं ताकि इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछे तो स्किप ना करना पड़े। देखिए हरित क्रांति की समय क्या क्या थी, तो 1966 से 1967 थी। ठीक, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत और योजना अवकाश के दौरान, आपको पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1966 तक चली थी और 1966 से 1969 तक अवकाश योजना चला था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना अवकाश के अंत और योजना के अंत और योजना अवकाश के दौरान चली थी। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, नॉर्मन बोरलाग। और भारत में जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ये दोनों खास और दोनों पूछे जाते हैं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक, मुख्य फसल क्या था, गेहूं और चावल। ठीक, ध्यान से और देखिए एसएससी जीडी में ही पूछा गया हरित क्रांति की मुख्य फसल कौन सी थी, और एक ही ऑप्शन में था तो वहां पे आप गेहूं बोलेंगे। फसल दोनों गेहूं चावल है। ठीक, दोनों हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा यूज हुए थे, लेकिन फिर भी पूछे सबसे ज़्यादा कौन यूज थे, तो गेहूं। फिर एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुआ था, तो आप बोलेंगे कि ये हुआ था वो क्या कहते हैं पंजाब में। ये तीनों क्वेश्चन एसएससी जीडी में इसी 2025 में है, आपको आगे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ था, गेहूँ। सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और बीज, ये तो पूछो मत भाई, बीज की किस्म कौन सी थी, तो HYV थी, हाई यील्डिंग। भाई मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, मैं हिंदी छात्र हूँ। वैरिटी, ठीक है, हाई स्पेस वैरिटी। ठीक, आप समझ लीजिएगा भाई, पढ़ाने से मतलब ज्ञान से मतलब है, भाषा तो बस समझने का माध्यम है। उच्च उपज देने वाली किस्में, इसमें हिंदी आती है, हम हिंदी देखेंगे। उच्च उपज देने वाली किस्म, देखिए प्रथम राज्य हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब में शुरू की गई थी, और पूछे सबसे ज़्यादा फायदा किस राज्य को हुआ था, तो पंजाब को हुआ था। फसल सबसे अधिक सफलता गेहूं से मिली, उसके बाद चावल में। अच्छा मैंने लिख भी दिया है, नॉर्मन बोरलाग। इन्हें विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। आपसे हरित क्रांति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता। ठीक, अगर आप मान लीजिए कि बस याद कर लिए हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से, तो भाई हो सकता है कि पूछ ले कि वैसे भी पूछने लायक क्वेश्चन है भी कि उनको शांति पुरस्कार कब मिला था नोबेल का। अब देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और क्रांतियाँ देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा, अभी शिफ्ट में यही ना पूछा था कि भाई
हरित क्रांति किस क्षेत्र से, तो भाई कृषि यानी तृतीय क्षेत्र से। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। एग्जामिनर जिस टॉपिक से पूछेगा हम उस टॉपिक को ही खत्म कर देंगे ताकि दोबारा वो क्वेश्चन स्किप ना हो। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और क्रांतियाँ, देखिए प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, जो डायरेक्ट नेचर से हो, प्राकृतिक से हो, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ऐसा चीज जो सीधा प्रकृति से संबंधित हो, जो गांव में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हरित क्रांति आया था, श्वेत क्रांति आया था, नीली क्रांति आया था, ये सब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र समझ लीजिए, जैसे आप सुनते हैं ना कि आपका दोस्त नोएडा गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया, तो सब द्वितीय क्षेत्र में जाते हैं, यानी विनिर्माण और उद्योग, जैसे धूसर हो गया। देखिए इससे संबंधित क्रांति, हमसे यही ना पूछा था भाई कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र से, कृषि से संबंधित है, तो संबंधित क्रांति भी है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है, तो भाई ये द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, ये उर्वरक उत्पादन के लिए। आप एग्जाम में याद रखिएगा, धूसर क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से। तृतीय क्षेत्र ये सेवा क्षेत्र है, जैसे बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया। और इससे रिलेटेड की क्रांति आई थी, एक क्रांति आई थी, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति आई थी, वो किससे संबंधित थी, तृतीय क्षेत्र से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आई थी, ठीक, मतलब क्रांति आई थी। अब भारत की प्रमुख क्रांतियाँ देखिए, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद कोई भी क्रांति आपसे बच नहीं सकती। देखिए ये कोई पोथी पत्र नहीं है, ये आपको सब पहले से याद है, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ। हरित क्रांति ये खाद्यान्न से संबंधित है, विशेषकर गेहूं से। ये एम एस स्वामीनाथन इसके जनक थे, ठीक, भारतीय। श्वेत क्रांति किससे है, तो ये दूध से संबंधित है, ये वर्गीज कुरियन से संबंधित है, मतलब जनक है उनके। नीली क्रांति ये मछली से संबंधित है, ये हीरालाल चौधरी। तो भारत में दो ही जनक पूछे जाते हैं, ये इनके बारे में नहीं, इनके बारे में बस इससे पूछा जाता है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, सरसों से, सूरजमुखी से, मतलब तेल से। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज ही लोगों को पता है, झींगा नहीं पता है, लेकिन एग्जाम में पूछता है। मेरा एक दोस्त था, वो बोला था कि भाई प्याज होता ही नहीं है, मतलब ये गुलाबी क्रांति कोई थी ही नहीं, फिर मैंने उसको दिखाया तो यकीन किया। रजत क्रांति अंडा और कपास से संबंधित है, इंदिरा गांधी इसकी प्रेरक थी। सुनहरी क्रांति फल, शहद और बागवानी यानी फल से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। भूरी क्रांति चमड़ा और कोको से है। और धूसर क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है। तो यही एक है जो सेकंड सेक्टर से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा धूसर क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि क्या। देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। 2024 में एक विधेयक पारित हुआ था, उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी एग्जाम की या किसी चीज़ की नकल कराते हुए पकड़ा गया, जैसे ऐसे कि सब देख रहे हैं कि बहुत धांधली हो रही है, अगर उसमें कोई गैंग पकड़ा जाता है, जो गैंग रिमोट से ये कर रहा है वो कर रहा है, अगर पकड़ा जाता है तो उसकी सज़ा क्या है, तो वही राशि पूछा है। तो देखिए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, इसको समझिए। अगर व्यक्तिगत अपराध आता है, जैसे नकल कराना, मदद करना, व्यक्तिगत, जैसे मान लीजिए कि आप किसी की मदद करते हैं कि भाई ये ब्लूटूथ ले लो या वो ले लो, बस व्यक्तिगत कराते हैं सिंगल आदमी, तो 3 से 5 साल तक जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना। लेकिन संगठित अपराध है, जैसे पूरा गैंग है और बोलता है कि हम पेपर कराने का जिम्मा लेते हैं, तो उसको 5 से 10 साल तक जेल होता है और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना। तो आपने देखिए व्यक्तिगत पूछा है या क्या पूछा है। शामिल व्यक्तियों की सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्देशित जुर्माना राशि कितना है, तो व्यक्तिगत पूछे, तो व्यक्तिगत में कितना होगा, 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए ऑप्शन थर्ड में है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेवा प्रदाता 1 करोड़ रुपए तक खर्च और एग्जाम सेंटर कैंपस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल का नाम PYQ विद सनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सनी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी।
तो देखिए 2025 में आपका एग्जाम हुआ था, 2024 का करंट है। अब इस एग्जाम में पूछा क्या है, देखिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, इसीलिए इनके बारे में पूछा गया। आपको पता होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में लगभग 33 जज हैं, ठीक। भाई हमेशा रिटायर होते रहते हैं, जानते हैं कि कोई भी 2 साल से ज़्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि लगभग उतना ही रखा जाता है ताकि उसमें अपना साम्राज्य न बसा ले। हर 2 साल 3 साल में कोई ना कोई जज रिटायर होता है, मतलब सभी जज रिटायर होते हैं 3 साल से ज़्यादा, लगभग शायद ही कार्यकाल होता होगा, सबको रिटायर करते रहते हैं। तो हमेशा कोई ना कोई जज रिटायर होता है, तो भाई कोई कितना याद करेगा। लेकिन एग्जामिनर सबके बारे में नहीं पूछता। देखिए ये तेलंगाना की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, प्रथम महिला थी, इसलिए इनके बारे में पूछा, ठीक। तो हमने क्या किया, देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी, 1989 में बनी थी। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, बस न्यायाधीश, फातिमा बीबी। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो अन्ना चांडी थी, ये केरल हाई कोर्ट में थी। और प्रथम महिला वकील कौन थी, तो कॉर्नेलिया सोराबजी थी। ये हो गया आपका जनरल। आइए अब नीचे देखिए न्यायाधीश का पद। देखिए इस समय तो भारत में वो 53वें चल रहे हैं ना, देखिए जस्टिस संजीव खन्ना ये 51वें न्यायाधीश थे। इनकी रिटायरमेंट डेट है 13 मई 2025। 52वें बने हुए न्यायमूर्ति BR गवई, ठीक। और 53वें वर्तमान में बने 2025 में, देख रहे हैं कौन से, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इनका कार्यकाल बहुत कम ही था, देख रहे हैं आप, मई से नवंबर तक ले 6-7 महीने ही कार्यकाल किए और CJI रिटायर हो गए। फिर न्यायमूर्ति वर्तमान में अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप न्यायमूर्ति सूर्यकांत बोलेंगे। CJI कौन है वर्तमान, 53वें न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। इसके बारे में आपको एक बात बताना था, याद नहीं आ रहा। हाँ देखिए 2025 में एग्जाम में ही SSC GD में एक क्वेश्चन पूछा था, एक वो क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। वर्तमान CJI कौन है, सूर्यकांत है ना। तो ये नहीं पूछा था कि सूर्यकांत है, उसने ये पूछा कि सूर्यकांत किसका स्थान लिए। तो आप किसी का भी पद याद रखिए, तो आप बस इतना याद रखिए कि वर्तमान में कौन है और उनका पद लिए हैं, तो वो व्यक्ति का क्या नाम है। तो आपको ये याद होना चाहिए, न्यायमूर्ति RB गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत। वर्तमान में सूर्यकांत है और BR गवई का उन्होंने स्थान लिया, ठीक। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अनुच्छेद 124 का 2 क्या कहता है, इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इनकी सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है, रिटायरमेंट की इनकी आयु क्या होती है, कब वो रिटायरमेंट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। अगर आप 65 वर्ष के हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर ले लीजिए, अगर आप 62 के हो जाते हैं तो हाई कोर्ट से रिटायर ले लीजिए। इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ, पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो आपका CJI से रिलेटेड या सब क्वेश्चन खत्म हो गए, मेरे सब कुछ बचा नहीं है, अगर बचा होगा तो आगे हम लोग देख लेंगे। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है चेरापूंजी और मौसिनराम। इसके बारे में समझिए, ये दोनों स्थान भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं और विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में माने जाते हैं। मौसिनराम ये वर्तमान में विश्व का सबसे गीला स्थान है। चेरापूंजी इसे सौरा के नाम से भी जाना जाते हैं, सौरा। अब सौरा मैंने बस इंटरनेट पे देखा कि सौरा के नाम से जाना जाता है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब पता नहीं एग्जाम में पूछेगा कि नहीं, अब देखिए चोर याद कर लीजिएगा, चेरापूंजी को सौरा के नाम से जाना जाता है। इतनी अधिक वर्षा क्यों होती है, इसके पीछे का एक बार थोड़ा फैक्ट भी समझ लीजिएगा, ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। हमेशा आप लोग भूल, मतलब फिर भी पता होना चाहिए। मेघालय था ना, हाँ ये दोनों जगह मेघालय में। एक बार छोटा कॉन्सेप्ट है, बस कुछ सेकंड लगेंगे, देख लीजिए। इतनी अधिक वर्षा क्यों होती है, देखिए मेघालय में इतनी भारी वर्षा के पीछे मुख्य रूप से पर्वतों की बनावट जिम्मेदारी है। इनके पर्वतों की वजह से ही होता है। देखिए पर्वतों की बनावट कैसी है, कीप की आकार की पहाड़ियाँ। कीप, भाई आप तेल लेने जाते हैं या तेल डालते हैं तो देखते हैं ना, जो कीप डाला जाता है, कीप, कीप की आकार की पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियाँ एक कीप की तरह हैं। जब बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं यहाँ पहुँचती है तो इन पहाड़ियों में फंस जाती है, ठीक। पर्वतीय वर्षा, हवाएं पहाड़ों से टकराकर तेजी से ऊपर उठती हैं।
जिससे वे ठंडी होकर भारी बारिश कराती है। खासी हिल्स, चेरापूंजी और मोहसिन राम दोनों ही पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है। ये बहुत जरूरी है, ये कहीं ना कहीं पूछा गया था, मुझे याद नहीं लेकिन गारंटेड पूछा गया था। खासी हिल्स, चेरापूंजी और मोहसिन राम दोनों ही पूर्वी खासी हिल्स में स्थित हैं। ठीक, और आपको बता दें, देखिए ये जो कीप आकार की पहाड़ी होती है, इसमें हवाएं जाने में पहुंच जाती हैं, लेकिन हवाएं, आपको पता है कि पर्वत बहुत ऊंची है, तो इनमें से हवाएं निकल नहीं पाती। ठीक, यहाँ से यहाँ लड़ जाती हैं, फिर वापस आके इसी में लड़ती हैं, और इसी में लड़ते 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 ये वे पहाड़ी में फंस जाती हैं। हवाएं पहाड़ों से टकरा कर तेजी से ऊपर उठती है। फिर हवाएं जब ये पहाड़ों से टकराती है तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ें ऐसे होती हैं, पहाड़ें ऐसे होती हैं, तो ये टकरा कर ऊपर उठ जाते हैं। ठीक, ऊपर उठ जाते हैं, जिससे वे ठंडी होकर भारी वर्षा। ऊपर जैसे जाने पर आपको पता है कि टेम्परेचर कम होने लगते हैं, माइनस में जाने लगते हैं, तो ये ऊपर जाने पर ठंडा होने लगती है, और जब ठंडा होने लगती है तो ये गैस से द्रव के रूप में आने लगती है पानी, और जब द्रव के रूप में आती है तो वही जाके आपकी बारिश कराती है। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हाँ, ये देखिए, ये आगे वाले शिफ्ट में पूछा है, तो मैंने इसको यहीं पे कर दिया ताकि आप यहीं पे रट्टा मार लीजिए। आगे पूछा है ये पहाड़ी का नाम, मुख्य निवासी जनजाति और विशेष तथ्य। गारो हिल्स, गारो कहाँ है? यहाँ पे गारो जनजाति पाई जाती है। यह मेघालय के सबसे पश्चिम भाग में स्थित है। ये जो विशेष तथ्य था ना, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पर है। यह मेघालय के सबसे पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नोक रेक है। ठीक, अब ये देखते हैं, गारो खासी जयंती आपने सुना हो, तो ये तीनों अच्छे से आपको पता होने चाहिए। खासी हिल्स, ये खासी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। ये मध्य भाग में स्थित है। मोसिन रान और चेरापूंजी इसी पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक, जन जयंतिया हिल्स, गारो गारो खासी जयंतिया जयंतिया हिल्स, ये जयंतिया जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। यह मेघालय के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। यह कोयले के भंडार पाए जाते हैं। शायद कौन सा इन्हीं में से क्वेश्चन कोई पूछा है आगे चल के, तो आपसे गारो खासो जयंतिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसकी हो नहीं सकता, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, खासी जनजाति में मोसिम और चेरापूंजी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो ये कद्दू के पौधे को, इसमें कोई लॉजिक है नहीं, ये पता नहीं कैसे पूछा है। कद्दू के पौधे को दीवारों के सहारे ये चढ़ाया जाता है। आपको नहीं पता हो तो अपनी दादी से पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ ये देखिए, ये बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, दिल्ली पुलिस में पेपर आया था, उसमें भी हर एग्जाम में आता है। वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है में आयोजित किया जाता है। देखिए इसके कहने का क्या मतलब है। आपको पता होगा कि हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो एक मामल्लपुरम होता है, जैसे हमारे यहाँ जैसे दिवाली त्यौहार होता है ना, ऐसे ही एक मान लीजिए कि मामल्लपुरम एक नृत्य महोत्सव होता है, और ये प्रत्येक वर्ष होता है, वार्षिक होता है, और इसमें सभी शास्त्रीय नृत्य को किया जाता है। ठीक है, वैसे सभी शास्त्रीय नृत्य अलग अलग किए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो त्यौहार है इसमें सभी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। जैसे स्कूल में डांस नहीं होता है 15 26 जनवरी पे, सब आके अपना अपना करते हैं, वही। तो ये पूछ रहे कि ये किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव की जानकारी देखिए, ये मामल्लपुरम महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो यह महोत्सव अर्जुन की तपस्या नामक प्रसिद्ध पत्थर की नक्काशी के सामने खुले आकाश के नीचे आयोजित हुआ है। एसएससी ये कुछ भी पूछ सकती है। ये कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। अगर ज़्यादा डीप में जाए, लास्ट वाले स्टेप में पूछना हो तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। कि यह महोत्सव अर्जुन की तपस्या नामक प्रसिद्ध पत्थर की नक्काशी के सामने खुले आकाश के नीचे होता है। नृत्य के प्रकार क्या है? तो सभी शास्त्रीय नृत्य पूछते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली। इसका उद्देश्य क्या है था? तो देखिए, ये क्यों शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू हुआ था? तो ये पल्लव राजवंश की सांस्कृतिक विरासत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए, ये पल्लव जो राजवंश था ना इतिहास में, ये उसकी सांस्कृतिक विरासत है जो आज तक चली आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम क्वेश्चन इस शिफ्ट का। वह एक कर्नाटक गायिका, हाँ यही वाला क्वेश्चन कह रहा था, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई गई थी। वह कौन थी? तो देखिए, कभी भी नृत्य से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो एग्जामिनर सबसे पहले जो क्वेश्चन उठाता है, इनको उठाते हैं,
भाई इनके लिए जो शब्द बोला जाए कम है, भारत के लिए इन्होंने क्या नहीं किया, एग्जाम में हमेशा याद है ये। आप याद रख लीजिएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी, मदुरै सन्मुख विदु सुब्बुलक्ष्मी। एग्जाम में हमेशा MS सुब्बुलक्ष्मी आता है, लेकिन इसमें फुल फॉर्म उसका दिया था। तो देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में एक बार जान लीजिए। इनको पद्म भूषण मिला था कब? 1954 में, आज़ादी के समय। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था कब? 1956 में। संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है इनका। संगीत कला निधि 1968 में मिलता है। यह सम्मान पाने वाली पहली महिला संगीतकार है, पहली महिला संगीतकार। संगीत कला निधि 1968 में इनको मिला गया था, ठीक। उसके बाद देखिए इनके पुरस्कारों की लाइन देखिए। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, ये बहुत बड़ी है, इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी पूछ देता है। 1974 में मिलता है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार है। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का नोबेल कहा जाता है, और ये पहली भारतीय संगीतकार है। पद्म विभूषण 1975 में मिला था, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक। उसके बाद कालिदास सम्मान 1988 में मिला था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1990 में दिया जाता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए। और भारत रत्न 1998, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब बताइए कोई पुरस्कार बचा भी है इनसे? एग्जामिनर इनके बारे में बहुत पूछते हैं। और अगर नृत्य में आप सबसे टॉप पे लेंगे ना, तो रैंक 1 इनका था। इतनी बड़ी ये कलाकार है। इनके बारे में और कुछ जान लीजिए। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। एक शिफ्ट में पूछा था इसलिए मैंने लिखा है। देखिए चलिए आपको आगे बताऊंगा। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, शिफ्ट में पूछा है आगे। इनको उपाधि कौन सी मिली थी? तो इनको अष्टलक्ष्मी और भारत की तपस्विनी भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ये भी पूछा है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सुब्बुलक्ष्मी को, MS सुब्बुलक्ष्मी को। और किसने उपाधि दिया था? तो सरोजिनी नायडू ने। इनका प्रसिद्ध भजन विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब, ये क्या नाम है, SSC कम पूछती है। जो पुलिस के एग्जाम होते हैं ना, ये जैसे यूपी पुलिस, इन सब में ये एग्जाम, ये क्वेश्चन आता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम, भज गोविंदम, वेंकटेश सुप्रभातम, ठीक। SSC बहुत कम पूछती है, ये पुलिस ज़्यादा पूछती है। अभिनय, उन्होंने फिल्मों भी काम किया। 1945 में फिल्म मीरा, SSC पूछती है। 1945 में एक फिल्म आई थी मीरा, उसमें इन्होंने मीराबाई की भूमिका निभाई थी, ठीक। देखिए ये किस राज्य से थी? तमिलनाडु से। संगीत का प्रकार क्या है? कर्नाटक शास्त्रीय संगीत क्या है? संगीत है, कर्नाटक शास्त्रीय से है। देखिए ये क्वेश्चन आगे वाले शिफ्ट में 3-4 कलाकार के बारे में पूछे, लेकिन इनके बारे में नहीं पूछे। जैसे दे दिया है कि भाई कर्नाटक संगीत से कौन संबंधित है, तो इसलिए मैंने इनका भी लिख दिया था। अब देखिए मैंने PDF बनाया कैसे था। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है ना, नाम लिख दिया, ठीक है, इनके बारे में इतना लिख दिया मैंने, बस यहीं पे PDF का बंद कर दिया था। लेकिन जब मैं आगे शिफ्ट का भी क्वेश्चन बना रहा था, तो फिर एक में पूछा था, कौन सा, इसमें से कोई पूछा था। तो मान लीजिए कि उसने पूछा था कि ये इनका जन्म किस राज्य से, किस राज्य से हुआ था। तो फिर मैं वापिस आया और यहाँ पे जन्म तमिलनाडु लिखा। फिर आगे किसी शिफ्ट में गया तो वहाँ पे पूछा था कि प्रसिद्ध भजन, मुझे मिला PYQ में। तो फिर मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे भी लिखा। ऐसे करते करते किया आगे। जब फिर इनसे जब रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको सेम डाटा यही मिलेगा। मैंने एक जगह से उनका सब डाटा कलेक्ट कर दिया ताकि आप अच्छे से याद कर पाएँ। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में 1 घंटे 23 मिनट लगे। तो आप सोचिए कि इसको रिसर्च करने में कितने घंटे लगे थे। इसको अच्छे से लिख के सजाना, इसको बोल्ड करना ताकि आपको अच्छे में दिखे, कितने घंटे लगे थे। तो भाई इसको 3-4 घंटे से अधिक लग जाते हैं यार। तो प्लीज़, और एक बात कहना चाहूँगा, एग्जामिनर जिस टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी डाटा दे रहे हैं ताकि एग्जामिनर अगली बार कुछ भी पूछे। देखिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आप अपने घर को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप फलों के नाम देंगे तो क्या देंगे? आम, सेला, सेव, केला, इमली, अंगूर, ऐसे देते हैं। जब 10-15 दिन हो तो दे देते हैं। लेकिन जब 20-25 दिन हो तो आप कहाँ से देंगे? इसी को बार बार रिपीट किया जाता है। या आप मान लीजिए कि कोई चुकंदर दे दिए, अगले साल फिर देंगे तो फिर इसी में से ना फल के नाम देंगे। भाई आप ये थोड़ी है कि कोई दूसरा फल का आविष्कार हो जाएगा। तो SSC इन्हीं को सब रिपीट करती है। अब मान लीजिए कि GS के कितने क्वेश्चन आए थे? 42 शिफ्ट हुआ था, ठीक। 20 क्वेश्चन आते हैं, 840 क्वेश्चन। 840 क्वेश्चन में क्वेश्चन का प्रकार भाई कितना रहेगा? भाई यार 100 से 200 प्रकार के ही क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब उसी को घुमा फिरा के। अब एशिया खेल दिया था, एशिया खेल से एक ही क्वेश्चन है नहीं, 4-5 क्वेश्चन है। एशिया खेल दिया था हमने, एशिया खेल कंप्लीट कर दिया।
अब इसे खेल से कुछ भी दे तो हमसे कुछ बचेगा नहीं। ऐसे जो टॉपिक देगा उस टॉपिक को हम पूरे ख़त्म कर दे रहे हैं। ऐसे क्या होगा, जैसे ही 42 शिफ्ट खत्म होगा आपको पूरा का पूरा जीएस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जिस टॉपिक से पूछेगा वो पूरा टॉपिक ही कंप्लीट। उसके बाद एसएससी में अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी है तो भी डिसलाइक करें भाई, हमें पता तो चलेगा। और आपको जो कमियां लगती है मेरे में, मैं ज़्यादा बोलता हूँ या ज़्यादा लिखता हूँ या ज़्यादा फालतू बातें करता हूँ या जल्दी तेज़ी से, जो भी कमियां मेरे अंदर प्लीज़ बताइए, तभी तो मैं उसको सुधार करूँगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, और मेहनत को देखते हुए सब्सक्राइब, क्योंकि भाई मेहनत तो बहुत लगी है इसमें पीडीएफ को बनाने में। रिकॉर्डिंग करने में ही लगभग 2 1.5 घंटे लगे। तो चलिए मिलते हैं कल के लाइव में। ये आपको बता दूं कि अपनी मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीएस की और अपना पांचवा कंबाइंड, इन पांचों को जोड़ के अपना सेशन चल रहा है। तो ये अपनी पहली क्लास थी और टोटल 42 शिफ्ट है, तो 42 क्लास होंगी। तो ये पहली है, कल सेकंड होगी। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।